रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस माह के जो है हम पहले अंक में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम योजना बताते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि योजना हर माह की योजना किसी न किसी विषय पे होती है। तो इस फरवरी माह की योजना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। इसमें भी 8, 10, 12 टॉपिक हैं और उस टॉपिक को हम अपनी सुविधा के अनुसार जो है 3 पार्ट में बांट लेते हैं। तो पहले पार्ट में हम जो है अगर देखें तो हम 3 मुद्दों पे बात करते हैं। पहला तो हम संपादकीय बताते हैं। संपादकीय इसलिए बताते हैं क्योंकि एडिटोरियल में उस विषय उस जो जिस टॉपिक पे जिस योजना में जितना सब कुछ कहा रहता है उसके बारे में आपको बहुत ही संक्षिप्त में 1-2 पेज में वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो वो क्या होता है कि संपादकीय मैं बार-बार इसलिए पढ़ा देता हूँ, आप लोग शायद ध्यान नहीं देते होंगे, ज़्यादातर लोग देते हैं, कि जब लास्ट टाइम एग्जामिनेशन के समय आपको कुछ भी ना समझ में आए, खासतौर से मेंस लिखने के दौरान, तो आप अगर उस संपादकीय को ही पढ़ लेंगे तो उस विषय के बारे में आपका मोटे-मोटे तौर पे जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? तो पहला हमारा जो जिस पे चर्चा करेंगे वो एडिटोरियल संपादकीय है और वो कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिदृश्य, लैंडस्केप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो बता रहे हैं। और इसमें एक्चुअल में जो भी विभिन्न आर्टिकल लिखे गए हैं योजना में, उसी के बारे में संक्षिप्त में जो है एडिटर या संपादक ने अपनी बातें बताई है, ठीक है। जो दूसरा हमारा जिस पे हम चर्चा करेंगे वह है वैश्विक कल्याण करने के लिए एआई का उपयोग करने का भारत का दृष्टिकोण। यह एक्चुअल में हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आईटी के जो है राजीव चंद्रशेखर, उनका खुद का ये लेख लिखा हुआ है और इन्होंने उसमें बताया है इंडिया एआई का एक अपना मिशन है भारत सरकार का, जो ये बताएंगे कि ये पूरे भारत के संदर्भ में, चूंकि मिनिस्टर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हीं का है ये, तो उनका ये है कि कैसे जो है एआई को लेके हमारे सामने क्या अवसर है, क्या चुनौतियां हैं, भारत का दृष्टिकोण कैसा है, अवसर और चुनौतियों को लेकर भारत का क्या दृष्टिकोण है, उसको लेकर भारत सरकार ने जो मिशन लॉन्च किया है एआई मिशन, उसके क्या क्या प्रावधान हैं और वो आगे जो एक हमने सम्मेलन पिछले साल GAPI कर किया था, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 किया था, GAPI जिससे बोलते GPAI कहते हैं। तो उसको जो है उसके बारे में कि उसमें क्या क्या प्रमुख चीजें रही हैं उसमें इसमें चर्चा की गई है। अगला जो इसमें आर्टिकल हम जिस पे चर्चा करेंगे वह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो साइबर सिक्योरिटी का है उसको लेकर क्या है, क्योंकि देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां एक तरफ साइबर सिक्योरिटी खतरे को पहचानने में और उसमें उससे रोकने में मददगार हो सकता है, दूसरी तरफ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है नए नए गंभीर प्रकृति के साइबर सुरक्षा के खतरे, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है हमारे सामने आए हैं। तो हमें इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, कैसे है, ठीक है। जो हमारा दूसरा पार्ट रहेगा वह इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रशासन में क्या उपयोग है, मीडिया में क्या उपयोग है, इस तरह के जो व्यवहारिक पहलू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और उसको लेकर उस चीज से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ अनुभव हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उनका अपना लेख है, उसको हम समझेंगे। और थर्ड पार्ट में जो है उसमें रहेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े हुए पहलुओं पर उसमें जो लेख लिखा है उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले आसान से चलेंगे फिर लास्ट में उसके तकनीकी पहलू को समझेंगे, ठीक है। तो वो पार्ट 2 और पार्ट 2 में नेक्स्ट के नेक्स्ट डे, जैसे आज ये है उसके अगले दिन जो है पार्ट 2 आएगा जिसमें हम उसके व्यवहारिक पहलू या उसके उपयोग के देखेंगे। फिर उसके अगले दिन जो है वो रहेगा जिसमें हम उसके तकनीकी पहलू को जुड़े हुए जो आर्टिकल सीखे हैं वो उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए संपादकीय देखते हैं। देखिए ये हमारी योजना है फरवरी की और इसमें संपादकीय मैं पढ़ाता हूँ, बार बार पढ़ाता हूँ और उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि संपादकीय के जरिए जो है अगर आप कुछ नहीं समय है तो सिर्फ संपादकीय ही पढ़ लेंगे तो भी आपको काफी कुछ उस विषय के बारे में जानकारी हो जाएगी, ठीक है। और इसको देखते हैं कैसे क्या ये कह रहा है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो कि ऐसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो हमारे साथ इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करती है मतलब कि वह हम जैसे इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे अ, हम जो चाहें वो हमें पता चल जाए, ठीक है। किसी कहते हैं कि अगर हमें नींद आ रही हो
तो लाइट बंद हो जाए, या हम कुछ कहें लाइट बंद हो जाए, या हम कुछ हम ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास चार और विकल्प आ जाए, जो हम ढूंढ रहे हैं उसके साथ सहयोगी आ जाए। और ये थोड़ा थोड़ा करके आप लोग ना देख भी रहे होंगे जो है कहीं ना कहीं इसका उपयोग आपके, जब आप सर्च इंजन या इस तरह के प्रयोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चैट जीपीटी और वो तो सारा चीज़ कर ही रहे हैं। आप रेलवे में जो है, हाँ, रेलवे पे आप आईआरसीटीसी जाइएगा तो एक उसका चैटबॉट होता है जो आपको आसानी से जो है थोड़ा बेहतर है, उसके ज़रिए जो है आप रिजर्वेशन कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कहीं न कहीं विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जो है लोगों के अनुभव को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो है लोगों का जो इंटरेक्शन होता है उसको आसान और स्मार्ट बनाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, इसके कई सारी समस्याएं भी हैं, उनको भी समझना है। तो आइए पहले समझते हैं कि ये क्या कहती है इंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैंडस्केप में, इस योजना में क्या क्या कहा गया है, या उसको लेकर हमारे संपादक महोदय योजना के क्या कहते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए ये कहते हैं, अच्छा पहले से ही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक स्तर पे 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकती है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। यानी पहले ये बता रहे हैं कि इससे चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मानव उत्पादकता को बढ़ाने का भी इसमें दावा किया गया है कि इसके जरिए मनुष्य की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है आईएमएफ का। तो ये बता रहे हैं कि कृत्रिम मेधा के बढ़ते उपयोग के साथ ही आर्थिक परिदृश्य जबरदस्त बदलाव की ओर अग्रसर है। अगर आप लोग हमारे लेक्चर को डायरेक्ट मतलब रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो अभी हम जो है शनिवार को ही पढ़ाए थे रायसीना डायलॉग के बारे में। उसमें हमने बताया था आपको कि कैसे रायसीना डायलॉग में शनिवार या फ्राइडे को जो भी बताया था कि रायसीना डायलॉग के बारे में उसमें है कि जो है उसके जो टेक फ्रंटियर है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे हमारे सामने अवसर भी है और लाभ भी है, और कई कैसे नई प्रौद्योगिकियों ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र को क्या कर दिया है, झकझोर दिया है, डिसरप्ट कर दिया है, हलचल मचा दी है। जैसे कोई पानी हो, शांत पानी हो, उसमें जो है कोई पत्थर फेंक दे बड़ा सा तो वो हलचल उसी तरह से नई प्रौद्योगिकियों ने किया है। उसमें कुछ सकारात्मक चीजें भी आ रही हैं तो कुछ नकारात्मक चीजें भी है। कुछ जो है जैसे ना समुद्र मंथन हो रहा है, तो मंथन तो नहीं लेकिन हाँ हलचल उत्पन्न हो गई है। और इसलिए जो है कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इस एआई से जो है अछूता हो, चाहे उसमें हो सकता है बेहतर हो रहा हो या खराबी कमी आ रही हो, या उसके कुछ लोग उसमें कुछ जॉब बढ़ रहा हो या कुछ जॉब घट रहा हो, कुछ आय बढ़ रही हो, कुछ लोगों की आय घट रही हो। ये हो जरूर रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता रहे अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं। ठीक है, और देखिए जो ये एआई है इसको परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जा रहा है। यह व्यवसायों को, समाजों को और सरकारों में बदलाव का वैश्विक वाहक बनती जा रही है, और इस प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से उत्पादकता और कार्यकुशलता में तेजी से सुधार आ रहे हैं, ऐसा ये बात कह रही है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आज ही जो है मतलब अभी जो संडे का न्यूज में था कि जो भारत जीपीटी करके है जो रिलायंस इंडस्ट्री और 9 आईआईटीज के साथ जो है मिलके वो कंसोर्टियम बना रहा है, उसने एक अपना जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के आधार पे जो है वह एक एआई मॉडल हनुमान लॉन्च किया है, जो भारतीय भाषाओं में शिक्षा, गवर्नेंस, स्वास्थ्य और इस तरह के 4 क्षेत्रों में जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर देश इस प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने में क्यों अपनाया जा रहा है, क्योंकि इससे उत्पादकता और कार्यकुशलता में तेजी आएगी, ऐसा लोगों को लगता है। और जो अगर देखा जाए तो ये भारत के सतत विकास और सामाजिक उन्नति के लिए एआई की चुनौतियों से निपटना और उसकी क्षमता का उपयोग करना महत्वपूर्ण हो रहा है। यानी जो एआई की चुनौतियां हैं उनसे हमें निपटना है, और जो एआई की क्षमता है उसका हमें लाभ लेना है। ठीक है, और अनुमान के अनुसार एआई से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान करने की संभावना है, और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में काफी मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन कर सकता है।
और इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा में, कृषि में, स्मार्ट सिटी में और संरचना समेत विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। ये सारी बातें ये बता रहे हैं। एआई का अगर देखा जाए तो परिवर्तनकारी क्षमता से वाकिफ भारत सरकार जो है आर्थिक तौर पर मजबूत भविष्य के लिए जमीन तैयार कर रही है। यानी भारत सरकार समझ रही है कि इसकी जो है परिवर्तनकारी क्षमता है, ऐसे में आर्थिक तौर पर मजबूत भविष्य के लिए वो इसको लेना है और इसी के लिए राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम और इंडिया एआई पोर्टल जैसे पहलकदमियां भी इसी प्रतिबद्धता से की गई है। और देखिएगा जो अगला हम लेख देखेंगे ना, जो राजीव चंद्रशेखर जी का है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, वो इसी पर है। मेन यही फोकस है, राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम और इंडिया एआई पोर्टल कैसे सरकार उस क्षेत्र के लिए कर रही है, उस पर फोकस है। और इसके अलावा कृत्रिम मेधा के वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत की कल्पना की गई है। ठीक है, एआई के विकास के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। जैसे एआई के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म का किया जा रहा है, राष्ट्रीय एआई पोर्टल स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी महसूस किया जा रहा है कि जो भारत में आगे एआई का भविष्य होगा, वह जो हमारे पास जो मेधा है, भाई आर्टिफिशियल मेधा जो होगा उसके लिए पहले जरूरी है कि हमारे पास कैसा मेधा है, हमारे पास कितना कार्यबल है। यानी कृत्रिम मेधा केंद्रित भविष्य के लिए कार्यबल की कौशल विकास और उन्नयन के वास्ते जो है कई पहलकदमियां की गई है। क्योंकि हमारे पास जो हमारा वर्किंग फोर्स है, अगर वह एआई के अवसरों को जानने के लिए, एआई से जुड़े हुए तकनीकों को समझने में सक्षम होगा, तो हम इसका लाभ उठा सकते हैं। नई बात, नहीं तो हम इससे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और अभी जैसे बताया ना कि भारतीय कृत्रिम मेधा पर वैश्विक साझेदारी जीपीएआई जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भी सक्रिय भूमिका हिस्सा ले रहा है। और इससे उसे क्या हो रहा है, जटिलताओं, संबंधित जटिलताओं से निपटने की वैश्विक प्रतिबद्धता का भी पता लग रहा है कि वैश्विक दुनिया के लोग भी जो है एआई को, अवसर को तो देख रहे हैं, लेकिन उससे जुड़ी चुनौतियों को भी सच में उसमें है और उस पर वैश्विक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इसे रेगुलेट किया जाए। और एआई का उपयोग परिवहन से लेकर सड़क सुरक्षा, कृषि तक विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें कुशल टिकट आवंटन है, ट्रेनों में एआई समर्थित प्रणालियां लाई गई हैं, यातायात प्रबंधन प्रणालियां लाई गई हैं, और साथ ही साथ जो है सड़क सुरक्षा में पूर्वानुमान और आदि के लिए भी एआई प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं यातायात प्रबंधन, रेलवे आदि चीजों में इसका लाभ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये और भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी जो है ये काम कर रही है। और एआई को जिम्मेदार ढंग से अपनाए जाने पर गौर करने की भी जरूरत है। इस संदर्भ में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता के पहलुओं पर भी जोर दिया गया है। और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट जैसी पहलकदमियां भी यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकियों को सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाए। तो इसमें ये जो भी हम आगे आर्टिकल देखेंगे वो क्या क्या बताएगा कि क्या अवसर है, क्या चुनौतियां हैं, उसको लेके जो है भारत सरकार की क्या पहल है, साइबर जो है जो चुनौतियां हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या ये चुनौती उत्पन्न कर रही है, कैसे एआई को समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। अभी एक हालिया ही उदाहरण है, गूगल का एक एआई है जेमिनी। हालांकि गूगल कह रहा है कि हम इसे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये अभी मॉडल हमारा परफेक्ट मॉडल नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है। हालांकि ट्रायल में भी उसका उपयोग कर ही रहा है। और उस पे किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के बारे में पूछा, क्या भारत के प्रधानमंत्री तानाशाह या डिक्टेटर है, और उसको लेके वो जवाब दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि वो डिक्टेटर हैं, जबकि हमारा जो कानून है, जो आईटी एक्ट में संशोधन कर दिया गया है, वो प्लेटफॉर्म यानी जिनके जो प्लेटफॉर्म मतलब जैसे जिन पर ये चीजें चलती हैं, जो जैसे गूगल है या और फायरफॉक्स है, या जो जिसने ओपन एआई चलाया है, या जो भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये प्लेटफॉर्म है, ये इनकी जिम्मेदारी, इस पे चीजें चलती हैं। तो उन पर उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी किसी भी डेरोगेटरी या इस तरह की चीजों को सामने न लाया जाए जो किसी भी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या उसके सम्मान आदि को क्षति पहुंचाए। तो ये कोई ऑफिशियल तो है नहीं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कहा और उसको लेके, तो गूगल को नोटिस सरकार देने की योजना थी, गूगल ने अपनी गलती को माना है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है कि आपको
एआई को इस तरह से ट्रेंड करना है कि वह हमारे जो चुनौतियां, देखिए एआई का दुरुपयोग भी बहुत किया जा सकता है, उसमें अपार संभावनाएं हैं। डीप फेक, जैसे डीप फेक है, कोई भी चीज हम, जैसे हम बोल रहे हैं, हमसे हमारे मुंह से कुछ भी कहवाया जा सकता है, इसी वीडियो में पीछे कुछ और चला के किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे ही, बहुत उदाहरण देखे होंगे। तो वो चीजें हैं। अब इसके लेकर के इसको कैसे रोका जाए, तो यहाँ पे ये चुनौती है। तो ये सारे पहलू जो है इसमें आए हैं, इसको ही हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि जो मिनिस्टर है, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उनका लेख है कि वैश्विक कल्याण करने के लिए एक एआई का उपयोग करने में भारत का दृष्टिकोण क्या है। यानी एक तो तय है कि जो एआई है वो वैश्विक कल्याण करने के लिए है, और उसमें भारत का क्या दृष्टिकोण है कि कैसे इसे वैश्विक कल्याण का वाहक, या जो है भारत या वैश्विक कल्याण का वाहक, इसको कैसे बनाया जाए। उसको लेकर, जो एआई को लेकर 4-5 प्रश्न हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, जैसे कि अब ये रासीना डायलॉग्स वाला अगर जिसने पढ़ा होगा, उसमें सारे ऐसे प्रश्न हैं, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैं समझा रहा था कि ये आपके विभिन्न क्षेत्रों के प्रश्नों पर उसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो उसमें सबसे जो प्रश्न क्या है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और ज्यादातर किसके, ग्लोबल नॉर्थ या वैश्विक जो पश्चिमी देश हैं उनके हैं, उनका इस पे प्रभाव है, और इसके कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि इनका जो क्षमता है वो ज्यादातर छोटे देशों को, बहुत सारे देशों के संप्रभुता पर ये चोट पहुंचने वाली है। दूसरा ये है कि इनका उपयोग डीप फेक और इस तरह की जो अनेक चुनौतियां हैं उसमें किया जा सकता है। ऐसे में जैसे कोई हमारी आवाज से हमारे गार्जियंस को फोन कॉल कर सकता है, उनसे पैसे मांग सकता है, आपसे पैसे मांग सकता है। तो ये सारी ऐसे, ये तो छोटी छोटी, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने में सक्षम है, और बहुत बेहतर बेहतर काम करने में भी सक्षम है। तो ऐसे में हम कैसे इन चुनौतियों से रुकें और उस अवसर को, अवसर का लाभ उठाएं, इसको लेकर एक जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो निर्धारित करना है विभिन्न देशों को वैश्विक स्तर पे। उसको लेकर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वो दृष्टिकोण में जो है वो उसी बात को ये अपने लेख में बताते हैं कि वो भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, और इसको हम जैसे आपको पहले बताया कि हम अपना विश्लेषण विभिन्न मुद्दों टुकड़ों टुकड़ों पर करके करते हैं ना। जैसे किसी विषय को विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें जरूरत के अनुसार छोटे छोटे जो है पार्ट में या उसके अंग में करके उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे समझिए, परिचय देखें इसको, तो देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर होने वाली चर्चाएं एक सैद्धांतिक अवधारणा से एक मूर्त जीवन परिवर्तनकारी अद्भुत घटना में विकसित हो रही है। यानी अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब ये जीवन में इसका परिवर्तन भी देखा जाने लगा है, ये बात ये कहते हैं। और पिछले साल भर में एआई में तेजी से विकास देखा गया है। अब नए नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है एआई, जिसमें जेनरेटिव एआई, विस्तृत भाषा मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखिए अभी इसी का हम बताएं, जो हमारा संडे वाले न्यूज में है कि जो हनुमान एआई मॉडल है, भारत जीपीटी का उपलब्धता, अरबों पैरामीटर मॉडल है ना, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ये कुछ तकनीकी पहलू है जो हम अपने, हालांकि मिनिस्टर ने भी उल्लेख किया है, लेकिन हम इसको अपने पार्ट 3 जब योजना पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे लास्ट में तकनीकी पहलू को ले जाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो देखिए, एआई हमारे युग का सबसे बड़ा आविष्कार है। ठीक है, और यह हमारी पहले से ही तेजी से बढ़ रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रियाशील प्रवर्तक बन रहा है, जिसमें इंटरनेट के आगमन के पारंपरिक तरीकों को एक नया और प्रभावी तरीके से परिवर्तन करने की क्षमता हो रही है। यानी है सबसे बड़ा आविष्कार है, और ये तेजी से परिवर्तन कर रहा है, ये भारत सरकार मान रही है। चूंकि मंत्री हैं, उनका पर्सनल है, लेकिन चूंकि ये मंत्री को ही करना है, और ये निश्चित रूप से सरकार यही है कि मान रही है कि सबसे बड़ा आविष्कार है, और इसका परिवर्तन पर, इसका जो भी परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक पड़ेगा ही, हमें इसको क्या करना है, इसको लेकर रेडी होना है। और थोड़े से समय में, थोड़े में अधिक काम करने की एआई की क्षमता के जोश के बीच एआई से जुड़े संभावित नुकसानों और जोखिमों पर भी चर्चा बढ़ गई है, और बहस इस बात के इर्द गिर्द है कि नकारात्मक प्रभाव को घटाते हुए एआई की शक्ति का लाभ कैसे किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एआई सुरक्षित और विश्वसनीय है।
ठीक है, दोनों है, ये बात है। और भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है वो दृढ़ है, वो बिल्कुल श्योर है। और ये श्योर कहां कह रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए एआई का लाभ उठाने की भारत की प्रतिबद्धता है। यानी भारत प्रतिबद्ध है कि लोगों के कल्याण के लिए वो एआई का लाभ उठाएगा और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के राष्ट्र प्रगति के इन अवसरों से लाभान्वित होने से पीछे न रहें। यानी एक अवसर माना जा रहा है और इससे पीछे ग्लोबल विकासशील देश भी इससे पीछे न हो। यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं, जो टेक जियांट हैं उन्हीं तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न रहे, उसका जो है डेमोक्रेटाइजेशन हो, उसका लोकतांत्रिकरण हो और इस पर पकड़ जो है ग्लोबल साउथ का हो। इसीलिए भारत इस क्षेत्र में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्वतः ही एक शक्ति के रूप में उभरना चाहती है। ठीक है, और भारत सरकार का मानना है कि एआई के प्रति खौफ पैदा करने के बजाय भलाई के लिए इसकी क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। यानी हमें डराने से ज्यादा है कि हम लोगों को इससे डराए, खौफ पैदा करें, उससे अच्छा है कि इसका भलाई के लिए कैसे लाभ उठाया जा सके। ठीक है, और इसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंडिया टेकेट अवधारणा, कि अब जो भारत है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन अवधारणा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया टेकेट की अवधारणा को रचा है जहां प्रौद्योगिकी भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवाचार अर्थव्यवस्था बनने में उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी भारत अब जो आगे जाएगा वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जाएगा, नवाचार इनोवेशन ड्रिवन जाएगा, उस तरह से ले जाएगा। और डिजिटल अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से 2.5 से 2.8 गुना, यानी जीडीपी जिस दर से बढ़ रही उससे 2.5 से 3 यानी 7% जीडीपी बढ़ रही है, तो 18-19-20% की दर से जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद के 20% तक का जो है हमारा डिजिटल अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डिजिटल और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भारत इसके जरिए क्या करना चाह रहा है, दुनिया में नेतृत्व करने की भूमिका अपना निभाना चाह रहा है। और इस डिजिटल इंडिया की परिवर्तनकारी यात्रा में एआई एक ऐसी शक्ति है जिसे सरकार इंडिया एआई नामक व्यापक मिशन के माध्यम से सक्रिय रूप से संवार रही है। यानी सरकार, पहले सोचिए इंडिया टेकेट की अवधारणा, भारत आगे जो बढ़ना चाह रहा है वह टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्थव्यवस्था के तौर पर, उसको पता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए ही भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें भी डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था देखिए तो जिस तरह से बढ़ रहा है, सामान्य अर्थव्यवस्था से 2.5 से 3 गुना ज्यादा बढ़ रहा है, यानी उसमें ज्यादा अवसर है। और 26 तक ही अर्थव्यवस्था घरेलू उत्पाद की 20% हो जाएगा। और इसमें एआई की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत सरकार ने एआई का उपयोग करने के लिए इंडिया एआई नामक एक व्यापक मिशन चलाया है। तो इंडिया एआई के बारे में इसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया एआई की परिकल्पना न केवल एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहायता देना है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, भाषा अनुवाद, प्रशासन, उस परे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने वाले व्यवहारिक अनुप्रयोगों का विकास करना शामिल है। यानी एआई का इकोसिस्टम बनाओ और इन क्षेत्रों में एक व्यवहारिक अनुप्रयोग का सामना करने के लिए भी हम आपको एक सिस्टम या पारिस्थितिकी बनाना है। और इस इंडिया एआई के विकास और सफलता का केंद्र क्या है? प्रतिभा का विकास। हम जितना अपने लोगों को स्किल देंगे, जितना लोग हमारे जानकार होंगे नए नए प्रौद्योगिकी एआई आदि क्षेत्र में, वहां पे ये उतना बेहतर होगा। और ये प्रतिभा विकास एक ऐसा पहलू है जहां का भारत का पहले से ही वैश्विक मंच पर विशेष स्थान है। खासतौर से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर भारत की मेधा, भारत की प्रतिभा को लेकर दुनिया जानती है, हमारे यहाँ के आईआईटी और इस तरह की चीजों को। ठीक है, तो ऐसे में ये आंकड़े देते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक एआई इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है कि भारत का एआई में जो स्किल है, प्रवेश की किस तरह से पढ़ रहे हो, दुनिया में अग्रणी स्थान पर है। यहां तक कि इसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की अगर टेक्नोलॉजी का सुपर पावर है अमेरिका, वहां से भी ज्यादा भारत में एआई स्किल की है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया अमेरिका में जो भी ज्यादातर टेक जियांट हैं उनमें से जो हमारे बहुत आईआईटी और यहाँ वाले जाके जो है वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब अगर उनको भारत में ही अवसर मिलेगा तो वो भारत में ही वो चीजें
सरकार की योजना है कि उसका अवसर अब भारत को ही मिले, हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे जो मेधा है उसका लाभ हमें को ही मिलता रहे। और इसी अपनी प्रतिबद्धता में अडिग इंडिया एआई यह सुनिश्चित करने पर पूर्णतया केंद्रित है कि भारत में शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान अत्यधिक एआई प्रतिभा को बढ़ावा दें। तो जो अवसर है उसको लाभ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एआई प्रतिभा से जुड़ी हुई चीजों को हमारे संस्थान, शैक्षणिक संस्थान बढ़ावा दे। लेकिन ज्ञापी शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें एआई पर वैश्विक विचार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि एआई को लेकर क्या दृष्टिकोण अपनाया जाए। ये तो भारत का था, उसमें एआई को लेकर क्या दृष्टिकोण अपनाया गया। तो उसमें देखिए, इसमें तीन प्रमुख थे, तीन प्रमुख था स्तंभ पे चर्चा की गई थी। समावेशन, सहयोगात्मक एआई और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। यानी जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो वो समावेशन हो, उसमें दुनिया के सारे देश या सारे लोगों को वो अपने अंदर समाहित करता हो, वो जो भी एआई के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पे कोऑपरेशन हो, और साथ ही में जो इसको लेकर सुरक्षित और सुरक्षा और विश्वसनीयता की चिंता है इसको दूर किया जाए। और यह घोषणा बताती है कि समावेशी प्रौद्योगिकी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता है, वो ये दर्शाती है कि भारत चाह रहा है कि दुनिया भर के देशों, विशेष तौर से वैश्विक दक्षिण को भी इसमें शामिल किया जाए। साथ ही में एआई को खतरों को संबोधित करने की भारत की अवधारणा क्या है कि भारत में जो एआई का खतरा है उसको भारत कैसे अवधारणा कर रही है। देखिए, इसको लेकर बेसिकली दो तरह की विचारधारा है। एक तो जो यूरोपियन यूनियन का है, वो तो रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन का है कि जो निर्माण करने वाले हैं उन्हीं पर लगाना है। भारत का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। भारत चाह रहा है कि नवाचार को खुलकर बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ उसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए निर्देश और नियम बनाए जाना सुनिश्चित करना है। यानी कि नवाचार को ऐसा हमें करना है रेगुलेशन कि नवाचार, इनोवेशन को न रोका जाए, लेकिन उसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए हमारे पास व्यापक रूप से नियम कानून उपलब्ध हों कि किन किन चीजों को हम चाहते हैं कि ये हम एआई, इसको हम अपने एआई से अपनी अपनी रक्षा करना चाहते हैं। और 2 वर्षों में भारत ने नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के भीतर इस ढांचे को तैयार किया है, और आईटी जो नया नियम है और अन्य कानून है वो इसी पहलू को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अभी देखिए, जो चैट जेमिनी, जो जेमिनी गूगल का मामला आया है उसमें भी आईटी एक्ट का ही हवाला देते हुए कि उसमें पहले कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह की चीजों को रोके। अब हमारे पास जो आईटी एक्ट इसीलिए आया था कि जो वर्तमान चुनौतियां हैं या आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास लीगल ऑपरेटर्स या लीगल व्यवस्था उपलब्ध रहे। और विकास के विशिष्ट क्रम में एआई पर नियमों को लागू करने के बजाय, यानी शुरुआत में ही एआई पर नहीं करना है, भारत इस पक्ष में है कि मॉडल परीक्षण के दौरान जब मॉडल का प्रशिक्षण किया जाए, पूर्वाग्रह और दुरुपयोग को रोकने को लेकर जो प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए ये लाया जा रहा है उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाए कि भाई आप इसको ला रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी इस पे होगी। और भारतीय संदर्भ में मौजूदा अधिनियम डीप फेक जैसे एआई संचालित गलत सूचना से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एक आधार प्रदान कर रही है। और संशोधित आईटी एक्ट के नियम जो है प्लेटफॉर्म पर दायित्व को प्राथमिकता देते हैं कि जिन प्लेटफॉर्मों पर वो चलना है, यानी डीप फेक वीडियो कोई बना रहा हो उसको, जो अगर जैसे गूगल पे आ रहा है, गूगल उस पे यानी यूट्यूब पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है और लोग आ रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो वीडियो डालने वालों को पहले देखें कि ये जेन्युइन है या फेक है। तो इस तरह की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म पे सरकार डाल रही है ताकि जो प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म बन के बहुत ज्यादा फायदा कमाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है इस तरह की चीजें, क्योंकि जो फैलती है दुष्प्रचार, जो समस्या वो आती तो प्लेटफॉर्म के जरिए ही है ना। अगर कोई गूगल पे कोई ऐसा वेबसाइट चल रहा है जो डमी है, जो फेक है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गूगल है। तो ये जिम्मेदारी किस पे डाल रहा है सरकार? गूगल पे डाल रही है, क्योंकि आप इसको देखो, आप रोको, नहीं तो फिर आप पे कानून, आप पे कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से प्लेटफॉर्म गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए बाध्य हैं, जिसमें विशेष नियमों के साथ उपयोगकर्ता को हानि पहुंचाने वाली सामग्री को भी रेखांकित करना किया जा सकता है। और इन नियमों का अगर उल्लंघन होगा तो इन प्लेटफॉर्मों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो इंडिया एआई का भविष्य का रास्ता क्या है? तो देखिए, आने वाले समय में निश्चित रूप से इंडिया एआई अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है।
मिशन क्या है कि भारत को इंडिया टिकट के रूप में जो हमें अवसर मिल रहा है डिजिटल इकोनॉमी और इस तरह के, उसका हमें महत्वपूर्ण जो है क्या बनना है, शक्ति बननी है। उसको लेकर जो हमें प्रतिभा विकास करना है उसको करना है, जो कानूनी ढांचा लाना है उसको करना है, और जो चुनौतियां हैं उसको भी दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और यह मार्ग समावेशन को अपनाने के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि जो पिछले 9 वर्षों में भारत प्रौद्योगिकी उपकरणों और समाधानों को केवल अब उपभोक्ता से निर्माता हो गया है, और इससे इंटरनेट और प्रौद्योगिकी की भविष्य को आकार देने की क्षमता भी जो है भारत की बढ़ गई है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला जो है हमारा वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां। देखिए, साइबर समस्या तो एक बहुत बड़ी है ही है, बार बार बताते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये और बढ़ गई है। अब इसमें अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी को दो रूपों से प्रभावित कर रहा है। एक सकारात्मक, जिससे कि साइबर थ्रेट को समझने में, उसको रोकने में मदद मिल रही है, और चुनौतियां कि और गंभीर तरह के टूल्स उपलब्ध हो गए हैं और रास्ते उपलब्ध हो गए हैं, जिसके जरिए जो है साइबर थ्रेट या साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है। तो इसको हम अगर देखें कि इसको कैसे समझना है, तो परिचय समझेंगे, भारत में डिजिटल परिदृश्य सुरक्षा का परिदृश्य क्या है उसको समझेंगे, संभावित खतरे कैसे हैं, और इसको भारत के लिए अन्य विशिष्ट चुनौतियां क्या है, यानी कुछ प्रमुख प्रावधानों के आधार पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय ने स्वास्थ्य सेवा, वित्त से लेकर मनोरंजन, परिवहन तक हमारे जीवन में कई पहलुओं में क्रांति ला दी है। और ये कैसे लाई है, जब अगला पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। हम चूंकि पार्ट में इसलिए बांट दिए हैं कि आप उसको समझने में आसानी हो, एक साथ कंफ्यूज न हो, ठीक है। तो ये जीवन के कई पहलुओं में इसने क्रांति लाई है, और हालांकि यह प्रौद्योगिकी उन्नति नई चुनौतियों का भी सामने लाती है, विशेषकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। कैसे, अगर आप देखें भारत में डिजिटल परिदृश्य को अगर समझें, तो भारत का डिजिटल परिदृश्य या डिजिटल लैंडस्केप तेजी से विकसित हो रहा है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 800 मिलियन यानी 80 करोड़ से अधिक हो गई है, और सरकार सक्रिय रूप से इसके आधार में और डिजिटल इंडिया जैसी डिजिटल पहल के द्वारा इसको और बढ़ावा देना चाहती है। हालांकि इस विकास में दुर्भावनापूर्ण कार्य करने वाले भी पनप रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यक्तिगत जो है डेटा का फायदा उठाते हैं। केवल वर्ष 2023 में भारत में 1 अरब से अधिक साइबर हमले हुए थे, जो मजबूत साइबर सुरक्षा की तात्कालिकता को उजागर करते हैं कि 80 करोड़ लोग, मिलियन माने 1 अरब जो है साइबर थ्रेट या साइबर जो है हमले हुए थे हमारे यहाँ पे किसी न किसी तरह से। तो एआई संचालित खतरे क्या हैं, तो देखिए, साइबर सुरक्षा में एआई एकीकरण का अवसर देकर और कठिनाइयां दोनों प्रस्तुत कर रहा है। एक और एआई खतरे का पता लगा सकता है, प्रक्रिया को स्वचालित बना सकता है कि अगर कोई इस तरह से खतरा हो तो वो तुरंत उसे कर दे, अपने आप ही उसको कर दिया जाए। विसंगतियों को पहचान कर सकता है और बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है, यहां तक कि भविष्य में हमलों की भी भविष्यवाणी कर सकता है। ये कुछ एआई कर सकता है, लेकिन एआई संचालित टूल का उपयोग करके हमलावरों द्वारा परिष्कृत साइबर हमले भी शुरू हो गए हैं। सोशल इंजीनियरिंग के लिए डीप फेक बनाने, मैलवेयर विकास संचालित करने आदि का भी काम होने लगा है, ठीक है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो है साइबर अगवा करना, उसको किडनैपिंग, साइबर किडनैपिंग किया जा रहा है, जिसमें साइबर जो अपराधी दूर बैठे ही बगैर किसी उसके फोन, इंटरनेट और इसके जरिए जो है किडनैपिंग जैसे करके पैसा वसूल रहा है। इस तरह की घटनाएं अमेरिका में देखी गई थी कि एक चीन के एक बच्चे को जो है इसी साइबर किडनैपिंग का सामना करना पड़ा था। यानी उसमें उस बच्चे को बता दिया गया था कि तुम कहीं जाके छुप जाओ, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को नुकसान पहुंचाया जाएगा, और उसके माँ बाप को बताया गया था कि आपका बच्चा ये है। और इसको कहीं ना कहीं इसके जरिए ये भी विचारक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आपके माता पिता को डिस्ट्रेस कॉल आपकी आवाज में दिया जा सकता है, आपके अपनों को दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो अभी फ्रॉड हो रहा है वो और गंभीर तरीके से फ्रॉड होना शुरू हो जाएगा, जिससे डीप फेक इस तरह की चीजें हम कहते हैं, ठीक है। तो भारत के लिए अन्य विशिष्ट चुनौतियां, जो सामान्य चुनौतियां तो ही हैं, अन्य विशिष्ट चुनौतियां क्या है, क्योंकि भारत का जो सामाजिक आर्थिक संदर्भ है, यानी जो चीजें तो है ही हैं,
उसमें जो सामाजिक आर्थिक संदर्भ है वो और चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। जैसे देखिए शुरू शुरू में साइबर फ्रॉड जो है वह शहरों में आए, लेकिन जैसे जैसे शहरों में जागरूकता बढ़ती गई, साइबर फ्रॉड या जो फोन फ्रॉड इस तरह के फ्रॉड है वो ग्रामीण क्षेत्रों में चलते गए या कम पढ़े लिखे लोगों में या छोटी राशि पर चलते गए। ये क्या है कि जैसे ये साइबर, ये क्या है कि सामाजिक आर्थिक जिस तरह की स्थिति है उस तरह के खतरे बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो देखिए हमारी चुनौतियां क्या है, व्यापक डिजिटल विभाजन है, आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास डिजिटल साक्षरता और जागरूकता तक पहुंच नहीं है। वो फोन इस तरह से जो है, फोन के आधार पे जो स्मार्टफोन है उसके आधार पे इंटरनेट तक तो उनकी पहुंच है, लेकिन उसके लिए जो साक्षरता चाहिए, हम में से बहुत कम लोग हैं, वेरी फ्यू 8 से 10% हैं जो फोन में आने वाले किसी जो है क्या कर सकते हो एरर को डिटेक्ट कर सके और उसका समाधान कर सके। तो ये बड़ी चुनौती है, इससे वो फिशिंग हमले और ऑनलाइन घोटालों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम रहते हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको जानते ही नहीं, ना हम उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। ठीक है, खंडित साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचा, वो जो साइबर सुरक्षा ढांचा है वह खंडित है, वो एकीकृत नहीं है, वो एकीकृत नहीं है और उसके कारण जो है एक होलिस्टिक अप्रोच में उसकी समस्या नहीं आ रही। क्योंकि देखिए तो अभी जो विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ कोऑर्डिनेशन करने में चुनौतियां आती हैं। डाटा गोपनीयता संबंधी चुनौतियां हैं, हमारे डाटा सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी की संभावित दुरुपयोग डिजिटल भुगतान के लिए चिंता का विषय बन रही है। कौशल की कमी है कि भारत को योग्य साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस समस्या को और जटिल बना दिया गया है। ठीक है, चुनौतियों का समाधान करना है तो हम क्या क्या करें? इन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत को बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पहला, एक मजबूत साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना पड़ेगा। इसमें सर्ट इन जैसी सरकारी संस्थाएं योजनाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना पड़ेगा और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा। हालांकि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और इसको लेकर एक फ्रेमवर्क भी लाने वाली है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो क्रिटिकल जो है संस्थाएं हैं उनको कैसे तैयार किया जाए उसमें विशेष रूप से प्रावधान है। दूसरा है एआई संचालित साइबर सुरक्षा समाधानों में निवेश, यानी जो एआई के जरिए जो नया खतरे आ रहे हैं उनको समझकर उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए भी इसमें निवेश और अनुसंधान करने की जरूरत है। साथ ही में डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को भी बढ़ावा देने की जरूरत है और एक मजबूत कानूनी ढांचा का विकास विकसित करना है। भारत को साइबर अपराधों को रोकने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और डाटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा कानूनों और विनियमों की भी आवश्यकता है और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास में भी निवेश की आवश्यकता है। ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप अपना लेंगे तो जो उपरोक्त चुनौतियां हैं, देखिए साइबर सिक्योरिटी के समक्ष जो चुनौतियां हैं एआई ने किया है वो तो किया ही है, क्योंकि भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचा कुछ अलग से चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है जिसको हमने देखा था, उसको लेकर कुछ अलग से प्रावधान करने की भी जरूरत है। और ऐसा कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो साइबर क्षेत्र में खतरे उत्पन्न कर रहा है उसका हम समाधान करने में सक्षम होंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही, बाकी आगे आगे जो है सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आएगा। नमस्कार।